हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लेके आ गए हैं रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 1 और 2 के बेस्ट पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने जितना कुछ सिखाया है ना, उसके बेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, सारा कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाकर उसको आप देख कर आएँ, तभी आपको लेक्चर में मजा आएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट में सारा समझ आएगा। ठीक है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। क्वेश्चंस आएगा तो सबसे पहले ध्यान रखो, सबसे पहले आपको उसको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद ही उसका रिज्यूम करके आंसर देखना। अगर आपने पहले ही रिज्यूम करके आंसर देख लिया तो आपको जेईई मेंस समझ लो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको जो है ट्राई करना है, उसके बाद ही उसको रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करने से पहले हम 2 मिनट का क्विक रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आता हो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जिसको देखना है फॉर्मूलास क्या होते हैं तो 2 मिनट का हम क्विक रिकैप ले रहे हैं। तो देखो, फैराडेस लॉ कहता क्या है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा किसी भी कॉइल के अंदर, अगर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के अंदर चेंज करेगा, तब तक उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर वो कॉइल क्लोज्ड होता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट बनता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई होता है उसका फॉर्मूला आता है -d∅/dt, वेयर φ इज द फ्लक्स एंड t इज द टाइम। जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो होती है B.A, जिसको आप BA cos थीटा भी लिख सकते हो। ओके, यह होती है फ्लक्स की वैल्यू। वेयर A इज द एरिया वेक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर जो है कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला था E = -d∅/dt। और कभी कभार ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड करंट भी कभी कभार पूछते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला जाता है यहाँ पर V = IR रखो तो R नीचे चला जाएगा, तो -d∅/dt इंटू 1/R। देखो V = IR रखो तो R नीचे चला गया, ये फॉर्मूला आ जाता है इंड्यूस्ड करंट। और इसके अंदर R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। और इसके अंदर कभी कभार इंड्यूस्ड चार्ज पूछते हैं। देखो, इंड्यूस्ड चार्ज, तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकालना आपको पता है? I की जगह पे आप dq/dt रख दो, dq/dt। ठीक है, इक्वल टू लिख दूंगा, देखो -d∅/dt इंटू 1/R। कोई भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, तो dt कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी इंड्यूस्ड चार्ज पूछा आपको क्यों, तो हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन नेट द φ/R। देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो φ फाइनल से लेके φ इनिशियल तक, तो ΔΦ/R आ जाएगा। माइनस का टर्म भी है, उसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस, ये है हमारा इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, और हमने लेंस लॉ से जो है क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का हमने डायरेक्शन निकालना भी सीखा है। हमने देखा है कि जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो हम चाहेंगे इंड्यूस्ड करंट कैसा हो, हमको एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना, मतलब इंक्रीज हो रहा तो डिक्रीज करो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट जो होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज हम किस तरह से कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना के उसको डिक्रीज कर सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखो, करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे। अंदर की तरफ करंट है, हम चाहेंगे करंट बाहर की तरफ हो, तो देखो यहाँ पे इस तरह से फिंगर कर्ल करेंगे, देखो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर ये होगा करंट का डायरेक्शन। ये है लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि जो भी हो रहा है इसको आप अपोज करो। ठीक है, हमेशा जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जो है हमेशा कॉस को अपोज करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा लेंस का लॉ। और उसके बाद हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, आगे देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जो कि होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो। तो ध्यान से देखो, हमारे पास अगर मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो और उस फील्ड के अंदर रॉड रखा हो, मतलब रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ L हो, मान लो रॉड इस तरह से v वेलोसिटी मूव कर रहा हो, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो ना,
तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आता है BVL, अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो। अगर बाई चांस V कोई एंगल पर है, बाई चांस V कोई एंगल पर है, तो वहाँ पे हम V डैश रखेंगे जो कि होता है V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसके अंदर V जो है कोई एंगल पर है, तो हम V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि होता है V साइन थीटा उसकी जगह पर रखते हैं। और L अगर कोई एंगल पर है तो L का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम रखते हैं। तो इन शॉर्ट हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, अगर V और L कोई भी एंगल पर है तो हमारा जो नेट फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है BVL साइन थीटा। ठीक है, L कोई एंगल पर है तो L को जो है L साइन थीटा लेंगे, V कोई एंगल पर होगा तो V साइन थीटा लेंगे। तो इन शॉर्ट हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा है फॉर्मूले के अंदर। अगर कोई एंगल पर हो, जैसे यहाँ पर E, V और सब एंगल पर हो, जिसका हमने वेक्टर फॉर्म देखा है, E इक्वल टू लिखते हैं हम V क्रॉस B डॉट L। मैंने आपको रिकमेंड किया था ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना जब VBL कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो। बाकी अगर कोई एंगल पर दिया हो तो उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बताया ये कि V की जगह पर V साइन थीटा, L की जगह पर L साइन थीटा। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि E इक्वल टू BVL होता है ना, इसके अंदर L जो होता है ये इफेक्टिव लेंथ होता है। इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या है कि अगर मान लो इस तरह का शेप होगा तो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होगा इसके अंदर वो ये वाला होगा। ठीक है, तो L उस इफेक्टिव लेंथ को आपको लेना है। जैसे मान लो इस तरह सेमी सर्कुलर कॉइल हो तो ये वाला हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ना कि ये वाला, आप समझो कि ये वाला होगा लेकिन ये वाला होगा। ठीक है, और मान लो कोई क्लोज कॉइल हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसका इफेक्टिव लेंथ 0 आ जाएगा और उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ जाता है। और ये इसका होता है, ये जो है इसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा फॉर्मूला के रिवीजन। अब हम क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से रफ करता हूँ। तो अब देखो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप उसको पहले पॉज करके ट्राई कर लो। हम स्टार्टिंग में JEE मेंस का क्वेश्चन लेंगे और लेक्चर एंड करते करते हम JEE एडवांस क्वेश्चन के साथ उसको ख़त्म करेंगे। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप उसको पॉज करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाई, हमको फ्लक्स दिया है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो फ्लक्स टाइम के साथ क्या वेरी कर रहा है, 10t² माइनस 50t और प्लस 250। हमारे को ये फ्लक्स दिया है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं। d∅dt होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो d∅dt फ्लक्स को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे माइनस का टर्म, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो d∅dt निकाल लेता हूँ, क्या होता है वो, इसको इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 20t माइनस 50 और इसको t इक्वल टू 3 सेकेंड पर देखेंगे तो हो जाएगा 23 60 माइनस 50 हो जाएगा 10। लेकिन बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा वो जाएगा -10 वोल्ट, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ही माइनस आता है, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई करो। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। हाँ ठीक है, तो ओके। उसके बाद क्या दिया, रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस ऑफ डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो सर्कुलर कॉइल है, इसको जो है हमने ओमेगा स्पीड से इस तरह से रोटेट कर दिया है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसा बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर। मान लें हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और उसकी वैल्यू जो दी है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमको दी है 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया है। और इसका रेडियस जो है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि, हाँ बोला है
कि इट अंडरगोज हाफ रोटेशन इन 0.2 सेकेंड। बस यहाँ पर एक क्लू है पकड़ने वाला कि हाफ रोटेशन ये 0.2 सेकेंड में करता है। मतलब हाफ रोटेशन मतलब पाई, मतलब 180 डिग्री ये घूमता है और 0.2 सेकेंड में, ठीक है। मतलब पाई रेडियन से घूमता है 0.2 सेकेंड में, ठीक है। पूरा सर्कल होता है 2 पाई, मतलब पूरा घूम जाता तो, लेकिन हाफ घूमा इसलिए पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी क्लोज टू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमको निकालना है, ठीक है। तो ईएमएफ हमको निकालना है तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला का लिखें। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात की है तो हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को। एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से लिख सकते हैं, हमको पता है कि जो देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह से एंगुलर स्पीड जो कि ओमेगा होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो एंगुलर स्पीड होता है एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, और यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन हमको पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी ए। अब कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और माइनस का टर्म बाहर आ जाएगा और हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर पहले से माइनस था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हमारा आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमको पूछी है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा हमको नहीं दिया है, ओमेगा हमको नहीं दिया। देखो बी भी हमारे पास, एरिया भी हम निकाल लेंगे इससे, लेकिन ओमेगा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ओमेगा किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर एक हिंट दिया है कि वो हाफ रोटेशन 0.2 सेकेंड में करता है। ओमेगा का एक फॉर्मूला हमको पता होगा कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको। तो टी जो होता है टाइम पीरियड होता है, मतलब पूरा रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो टी होता है टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे हाफ रोटेशन की बात की है, तो हाफ रोटेशन अगर 0.2 सेकेंड में करता है तो पूरा 2 पाई रेडियन ये 0.4 सेकेंड में करेगा, ठीक है। पूरा 2 पाई रेडियन 0.4 सेकेंड में करेगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0.4 हम पुट करेंगे, t इक्वल टू 0.4 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाफ रोटेशन का दिया है, लेकिन यहाँ पे हम जो t रखते हैं वो पूरा रोटेशन का होता है। तो 2 पाई बाई 4 आ रहा है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 0.2 आ जा रहा है। तो बस ये हमारा ये ओमेगा की वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर, तो मैक्सिमम किस तरह से निकालेंगे, तो मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा। मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उस केस में। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ई की वो आती है बी ओमेगा, बस इसकी वैल्यू हमको ढूंढना है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो बी की वैल्यू दी है हमको 3.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट किया 10 इंटू 10⁻², तो जाएगा 10⁻² का होल स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा हमको क्या दिया है पाई अपॉन 0.2, ओमेगा हमको दिया है पाई अपॉन 0.2। और यहाँ पर हमको जो है ऑप्शन निकालना है, तो देखो किस तरह से निकालेंगे हम। बी ए ओमेगा, ओमेगा देखो 2 पाई बाई टी हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई अपॉन 0.2 और रेडियस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्लोजेस्ट इंटीजर में निकालेंगे ना, तो देखोगे ध्यान से ये 10 की वैल्यू हो जाएगी 30, तो ये देखो 10⁻² हो गया, 10⁻7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, और ये पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर को देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू हम नियरली जो है 10 के आसपास लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई स्क्वायर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर है 3, ऊपर क्या है एक 3 और नीचे जो है 0.2, जिसको हम 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ऊपर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू, देखो ये हो जाएगा 10⁻+1 ऊपर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 10⁻⁵। तो इसको हमको बोला है कि
इन माइक्रोवोल्ट हमको निकालना है। देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि माइक्रोवोल्ट में निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁶। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना वो इसके अंदर 15 हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर 15। क्वेश्चन को आपको किस तरह से प्रोसीड करना है आपने देख लिया। हमको यहाँ पे जो है कि टाइम पीरियड की जगह पे पूरा फॉर्मूला रखना था। ओके, और ओमेगा हमको नहीं दिया था तो उसको हमने निकाल लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा खाली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था इसके अंदर। तो इसको रफ करके आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। जैसे मान लेते हैं हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली सिलेंडर रखा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और सिलेंडर भी उसके पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज सीन फ्रॉम द जेड एक्सिस। अरे यार, इंड्यूस्ड करंट कब बनता है कि जब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो। मैंने आपको समझाया है कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तभी तब तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर सिलेंडर रखा है। यहाँ पे बोला नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो बोला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है, इसका एरिया चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट बनेगा ही नहीं। इंड्यूस्ड करंट तभी बनता है ना जब कुछ चेंज होता है फ्लक्स में। वेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देन देयर इज EMF इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस्ड तब होगा जब, मतलब जब चेंज इन फ्लक्स होगा तभी। इसके अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा इसके अंदर आंसर होगा A होगा, जो कि है 0। ओके, तो रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इंड्यूस्ड EMF या करंट बनाने के लिए हमको चेंज जरूरी है। इस केस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर आ गया 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्मॉल बार मैग्नेट इज बीइंग स्लोली इंसर्टेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमारे पास यहाँ पे एक सोलेनॉइड दिया है, ठीक है, तो बोला क्या गया है कि मैग्नेट जो है यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, ये मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है, और क्या बोला है कि मैग्नेट जो है सोलेनॉइड के अंदर से पास कर रहा है। तो उसका ग्राफ क्या आएगा, तो यहाँ पे बोला है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड टाइम। तो देखो क्या होगा, देखो जब मैग्नेट बाहर है तो मैग्नेट की, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ आती है। देखो मान लो ये नॉर्थ है, साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेट कॉइल के नज़दीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेफिनेटली इंक्रीज कर रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही होंगी तो इसके अंदर जो करंट होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है, इसके अंदर मतलब EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस होगा ना, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, -dφ/dt। अगर इसको लिखिए तो हो जाएगा -BA cos थीटा अपॉन, मतलब फॉर्मूला देखो -D इंटू BA cos थीटा अपॉन dt। मतलब इंड्यूस्ड EMF जो है मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो कॉइल नज़दीक आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF भी इंड्यूस होगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है ना, तो इंड्यूस्ड EMF इंक्रीज तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। तो इनिशियल केस में क्या होगा, जब कॉइल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा है इस केस में, तो इंड्यूस्ड EMF इंक्रीज तो होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब मैग्नेट इसके अंदर एंटर कर जाएगा, जब मैग्नेट इसके अंदर एंटर कर जाएगा तब तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर देख के आओ भाई। अगर इसके अंदर टोटली मतलब जो है मैग्नेट इंसर्ट अंदर चला गया, अब जो है अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं बनेगा क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मान लो इसके अंदर से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, तो अंदर यहाँ पे पहुँच गया तब 4 4 4 4 जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है उस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर बाहर निकलेगा तब क्या है, मैग्नेट दूर जाने लगा, तो इंड्यूस्ड EMF जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF बनेगा अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन दिया है ना वो C ऑप्शन है।
पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे थे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद फिर से अपोजिट डायरेक्शन में वो इस तरह से बनेगा। ओके, और एक टाइम आएगा जहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है करेक्ट। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा कि बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके बाद यूनिफॉर्म रहेगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लगेगा, तो फिर से वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन देखो मोशनल ईएमएफ वाला आ गया है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और उसके अंदर जो है कॉइल रखा गया है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे कॉइल रखा गया है और कॉइल इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके तभी ट्राई करो। तो v वेलोसिटी से कॉइल यहाँ पर मूव कर रहा है, तो क्या बोला है, अ मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD इज मूविंग इन द ओन प्लेन विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर AD और BC की बात की है चारों ऑप्शन में, तो हम AD और BC का ही चेक करते हैं। तो देखोगे ध्यान से, ये AD वाला वायर और BC वाला वायर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो AB वायर में चेक करें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा। हम डायरेक्शन निकालना जानते हैं ना, हम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं V क्रॉस B से। V क्रॉस B डायरेक्शन दिखाता है, जिसका हाई पोटेंशियल होगा वो डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ पे V क्रॉस, देखो V अंदर की तरफ है तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब आ रहा है नीचे की तरफ, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पे हाई पोटेंशियल और ऊपर की तरफ बनेगा लो पोटेंशियल इस तरह से। और उसी हिसाब से वेलोसिटी BC में वही कहानी हो रही है V क्रॉस B, तो यहाँ पर भी जो बनेगा नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा हाई पोटेंशियल इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, नीचे तरफ हाई पोटेंशियल बनेगा क्योंकि नीचे तरफ पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर बनेगी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों की तरफ बनेगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। हाँ, ये होता है कि बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है, लेकिन इनमें बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की तरफ बनेगा, AD और BC दोनों बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ AD एंड BC। इन दोनों के अंदर नहीं बनेगा क्योंकि इन दोनों का लेंथ जो है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है ना पार्टिकल की, तो लेंथ जो है वेलोसिटी के पैरेलल है। ठीक है, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। अगर AB और DC पूछा होता तब जीरो आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, लेकिन AD और BC की बात की है, दोनों में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, अब उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है कि सेमी सर्कुलर कॉइल देखो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है इस तरह से। तो यदि वही जो है क्वेश्चन आ गया इफेक्टिव लेंथ वाला क्वेश्चन आ गया ना, कि कॉइल यहाँ पर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ वाला क्वेश्चन आ गया इसके अंदर कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को फॉर्मूला होता है BVL, तो BV इंटू इसका रेडियस है R, तो BV इंटू 2R होगा। मैंने बोला था कि इस तरह से कॉइल हो तो हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं ये वाला, तो ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया, तो BV इंटू 2R हमारा आंसर हो जाएगा। और पूछा है कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, ये M दिया है और ये Q दिया है, कौन सा हाई पोटेंशियल पर होगा। तो V क्रॉस B कर लो आप, V क्रॉस B ये हमारा थंब पॉइंट कर रहा है, तो हमारा Q जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा। ठीक है भाई, V क्रॉस B कर रहा हूँ ना, देखो V क्रॉस B थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो V क्रॉस B हमको हाई पोटेंशियल बताता है, तो हमारा Q जो है हाई पोटेंशियल बताएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो D ऑप्शन है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। चढ़ते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि
यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, r रेजिस्टेंस है, वो सब दिया है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज कांस्टेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है टाइम के साथ, पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप पूछा है भाई। जब ये जो पार्टिकल मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, पहली बात तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है कहीं भी, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ना ही इसका एरिया चेंज कर रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ जाता है ना, वो जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है। दूसरे तरीके से बनना है आपको, तो E इक्वल टू होता है BVL, E इक्वल टू होता है BVL, वेयर L इज द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ लेते हैं हम, तो मान लो अगर इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो घूम फिर के वापस इसी पॉइंट पर आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर L डैश इक्वल टू हो जाता है जीरो, तो इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है जीरो। ही दूसरा कॉन्सेप्ट किसी भी तरह से निकालो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर VBL का फॉर्मूला लगा लो, इस जैसे कि हमारे पास मान लो ABCD है, तो AB और DC तो वैसे भी लेंथ के वेलोसिटी के पैरेलल हैं। देखो मान लो ये लेंथ L है, तो AB और DC वैसे ही लेंथ के पैरेलल हैं, तो उनमें तो वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, BVL साइन जीरो जीरो। बचे हैं AD और BC, तो AD और BC, तो यहाँ पे V क्रॉस B करूँगा तो पॉइंट आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा मेरा हाई पोटेंशियल, ये बनेगा लो पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ भी होगा, ये बनेगा हाई पोटेंशियल, ये बनेगा लो पोटेंशियल, और दोनों का ईएमएफ जो है नेट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि देखोगे इस फिगर को एनालाइज करो तो कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है ये, ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर बन रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे ये मान लो ये प्लस ई होगा, ये हो जाएगा माइनस ई, है ना, प्लस ई का माइनस ई कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा जीरो। तो किसी भी तरीके से समझो इसका आंसर जो है जीरो आएगा, चाहे आपको तीनों में से कोई भी तरीका समझ पड़ा हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं कर रही इसके अंदर। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा, ओके। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी क्लोज्ड कॉइल रखा हो तो उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है वो जीरो आ जाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल रॉड मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, मतलब और ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड वेलोसिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब तीनों परपेंडिकुलर है ऐसा बोल रहा है, और एक रॉड जो है इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पोटेंशियल की बात की है तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं एक बार। तो देखो मान लो रॉड का लेंथ L है, तो हम V क्रॉस B करके हाई पोटेंशियल निकालते हैं। तो V क्रॉस B देखो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ मेरा होगा हाई पोटेंशियल और नीचे की तरफ होगा मेरा लो पोटेंशियल, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल है, ये पॉइंट लो पोटेंशियल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ओके। तो बैटरी की तरह ऐड करेगा, क्योंकि देखो क्या होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे आ जाते हैं और सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मतलब हो जाता है, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ओके। तो ये पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल है, ये पॉइंट मेरा लो पोटेंशियल है। अब क्वेश्चन पहला बोला है, ऑप्शन दिया है एंटायर रॉड इज एट सेम पोटेंशियल, ये गलत है भाई, अलग अलग पोटेंशियल है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। सेकेंड बोला है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड, हाँ ये बात सही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ द रॉड। भाई ये बात गलत है ना, कि सेंटर ऑफ थोड़ी हाईएस्ट तो यहाँ पे है, और क्या बोला है डिक्रीजेस टुवर्ड द एंड, भाई यहाँ पे तो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, भाई सेंटर पर हाईएस्ट तो है ही नहीं। दूसरा बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोएस्ट सेंटर पे है, तो सेंटर पर लोएस्ट भी नहीं है, लोएस्ट तो यहाँ पर है, तो सी और डी ऑप्शन भी गलत है, ओके।
तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जे एडवांस्ड का क्वेश्चन है। जे एडवांस्ड 2017 का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सारा कुछ कॉन्सेप्ट है ना इसकी फिगर के अंदर ही है। पहले इसको पॉज करके ट्राई करो, सारा कुछ कॉन्सेप्ट इसके फिगर के अंदर है। यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बस इसके फिगर को आपको ध्यान से देखना है। भले कितना ही बड़ा क्वेश्चन दिखे आपको, है एकदम लल्लू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ 8 जैसा फिगर बना दिया है और ये जो एरिया है छोटा है, इसको थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। मतलब ये दूसरे, मतलब ये जो वायर है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक के ऊपर से निकाल दिया है ऐसा कुछ फिगर बना है। इसका जो एरिया है 2a है और इसका जो एरिया है a है। ओके, इस तरह से बोला गया है। और t = 0 पर ये कॉमन डायमीटर के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, t = 0 पर ये कॉमन डायमीटर के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देता है ओमेगा स्पीड से। तो बोला क्या गया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला बोला EMF इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज। तो भाई ऐसा नहीं होगी, क्योंकि फिगर में बहुत, देखो फिगर में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आपको लगेगा कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, पर ऐसा नहीं होगा। आप चाहे कोई भी करंट का डायरेक्शन मान लो, जैसे मान लेता हूँ कि इसके अंदर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट इस तरह से घूमेगा ना, तो इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ का होगा। मतलब इसके अंदर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इसके अंदर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों में करंट का डायरेक्शन ही अपोजिट है। देखो ध्यान से, करंट मान लो यहाँ पे शुरू किया, ऐसे घूम के आके करंट ऐसे घूम के आएगा वापस, 8 बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बन रहा है और यहाँ पे ऐसे, दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मान लो इसका जो EMF होगा E = मतलब फ्लक्स है, मान लो इसका होगा BA cos थीटा होगा इसका फ्लक्स। देखो थीटा है तो यहाँ पर ओमेगा टी लिख देता हूँ, थीटा = ओमेगा टी। तो मान लो इसका BA cos थीटा होगा, इसका जो है माइनस होगा, क्योंकि दोनों को सेम डायरेक्शन थोड़ी मान सकते हैं। जैसे आपने अंदर का प्लस मान लिया तो बाहर का माइनस होगा, तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो माइनस ऑफ B × 2a cos ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे एरिया 2a है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इतना हमको पता है। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव वो हमको नहीं पता, पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, ये तो हमको पता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है कि EMF जो होगा प्रोपोर्शनल सम ऑफ एरिया। भाई सम ऑफ एरिया थोड़ी हो सकता है, एक का दोनों का एरिया अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सम ऑफ एरिया तो नहीं हो सकता। तुम्हारा पहला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि EMF का फॉर्मूला क्या होगा, इसको EMF निकालेंगे तो d∅/dt, तो इसका हो जाएगा देखो माइनस ऑफ BA साइन BA ओमेगा। ठीक है, कॉस्ट ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ 2a, और चलो ये कॉस था कॉस ओमेगा टी। इससे अगर EMF ढूंढूं तो EMF = होता है माइनस ऑफ d∅/dt, तो हो जाएगा BA ओमेगा जो है साइन ओमेगा टी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है, सम ऑफ एरिया तो नहीं होगा, क्योंकि एरिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस होगा। दूसरा बोला है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स। ठीक है, बोथ द लूप के वजह से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है EMF का, देखो बोथ द लूप के वजह से क्या आएगा, नेट इंड्यूस्ड EMF, तो हो जाएगा BA, देखो BA ओमेगा है एक का साइन ओमेगा टी, और एक का माइनस ऑफ BA × 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन निकालेंगे तो BA ओमेगा साइन, देखो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो BA ओमेगा साइन ओमेगा टी हमारा आंसर आ रहा है। तो बोल क्या रहे हैं, देखो ऑप्शन में बोल क्या रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स। बोथ द लूप का जैसे ये हमारा एम्पलीट्यूड क्या है इसका, BA ओमेगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF बाय द स्मॉलर लूप। स्मॉलर लूप की वजह से आप EMF लिखोगे तो क्या लिखोगे, EMF = BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखो दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों का नेट भी सेम आ रहा है और इसका भी देखो दोनों का सेम आ रहा है। तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है,
क्योंकि 2a माइनस ए करके इसका भी यही आया, और इसका जो है खाली इसका लिखे हैं तो बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, खाली मैग्नीट्यूड की बात की है तो सेम है। नेक्स्ट क्या बोला है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है, द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। गलत बोला है, साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है भाई, कॉस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद बोला है द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सही बात है भाई, कि अगर ये लूप प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर होगा तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा ना। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, जब लूप प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। तो बी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट है, क्योंकि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा ना, है कि नहीं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी और डी है। ओके, तो आगे बढ़े हम। जे एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाओगे, लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पहले आप उसको पॉज करके ट्राई करो, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना है, तो चेंज इन फ्लक्स पूछा है हमको, इस तरह से ग्राफ दिया गया है। कौन सा ग्राफ दिया है, करंट वर्सेस टाइम। ये हमारा करंट है और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से हमको दिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको दिया है 100 ओम, ये हमको दिया है 0.5 सेकेंड, और ये हमको दिया है 10। तो रेजिस्टेंस दिया, चेंज इन फ्लक्स दिया है। तो यहाँ पे देखो आई वर्सेस टी का ग्राफ है, तो हमको पता है कि Q इक्वल टू होता है आई डी टी, क्यू इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आई डी टी, है ना, Q इक्वल टू आई डी टी। और इंड्यूस चार्ज का हमको फॉर्मूला पता है, इंड्यूस चार्ज का हमको फॉर्मूला पता है कि वो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना। इंड्यूस चार्ज का ही फॉर्मूला होता है ना, अभी हमने डिराइव किया था उसको, कि आई इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी इंटू 1/r। तो आई इक्वल टू में डी क्यू बाई डी टी रख के डी टी कैंसिल हो जाता है, और जो है हमारा डी फाई बाई आर बचता है। ठीक है, डी फाई बाई आर, इससे हमारा इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है ये। ओके, तो यहाँ पे देखो आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया है, तो आई वर्सेस टी में देखो Q इक्वल टू आई डी टी होता है, तो आई डी टी मतलब ये ग्राफ का एरिया। तो ये आई वर्सेस टी का ग्राफ जो है 4 देता है। देखो आई डी टी का इंटीग्रेशन ये क्या होता है, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ग्राफ है वो चार्ज देगा हमको, बिकॉज Q इक्वल टू होता है आई इंटू टी। देखो आई इंटू टी हमको ग्राफ इसका एरिया देगा, तो एरिया हमको देता है चार्ज। तो इससे हम चार्ज ढूंढ लेते हैं क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस है 0.5, हाइट है 10, तो देखो क्या मिल जाएगा इससे, ये 0.5 है ना, हाँ, तो ये 1/2 हो जाएगा, 10/4 मतलब ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो 2.5 हो गया। तो हमको चेंज इन फ्लक्स ढूंढना है, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q इंटू आर। तो 2.5 इंटू रेजिस्टेंस 100 दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 250। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 250 है। हमको पता होना चाहिए चार्ज का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई आर, और चार्ज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया तो अब आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि द लूप ए बी सी डी ई एफ, हमको लूप दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, फ्लक्स पूछा है हमको। तो ड्रॉ कर लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है 0,0,0, ये हमारा ए पॉइंट है। ओके, फिर एक पॉइंट दिया है 5,0,0, मतलब 5,0 ना, मतलब y और z 0 है, मतलब हमारा ये x एक्सिस है। ये है हमारा बी पॉइंट। सी पॉइंट दिया है 5,5, मतलब यहाँ पे है। डी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और
फिर उसके बाद क्या बोला है, ई जो है 055 है, मतलब x 0 है, y और z, मतलब मान लो ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है। तो जो ई पॉइंट है वो YZ प्लेन में है, मतलब यहाँ पे कहीं है 055, मतलब जो है, मतलब ये 0.5 मतलब यहाँ पे कहीं होगा। मतलब इस तरह से हमारा कुछ लूप है 055 ना, मतलब y और z एक्सिस में। इस तरह से हमारा लूप है, मतलब इसका एक प्लेन जो है YZ में है और एक प्लेन जो है XY में है, इस तरह से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है कि 3i कैप प्लस 4k कैप, मतलब इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है 3i कैप डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड है 4k डायरेक्शन में। ठीक है, पूछा क्या गया फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है हमको पता है, तो फ्लक्स होता है वो होता है BA cos थीटा, या तो इसे लिखो B डॉट ए। ठीक है, B डॉट ए मतलब B और एरिया वेक्टर। तो ध्यान से देखो कि इस फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब z एक्सिस में। जो सरफेस xy प्लेन में है, मतलब सिर्फ इसकी बात करूँ अगर, ये xy प्लेन में इसका एरिया वेक्टर होगा z में। ठीक है, तो z के पैरेलल b है, देखो एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल, तो ये जो एंगल होगा इसके पैरेलल होगा k वाला। तो मतलब इसकी ABCD की बात करूँ, फ्लक्स इन ABCD की बात करूँ, तो जगह b क्या है, जो कि दिया है 4k कैप। ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ही है, ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, बिकॉज एरिया वेक्टर z में है और ये है i में, तो cos 90 हो जाएगा 0। ये k कैप में है, उस एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो b इंटू a क्या है मेरा एरिया, सब 5 है, तो मतलब ये 5 है 5, तो 5 5 25 इंटू cos थीटा जो कि हो जाएगा 0, तो ये हमारा आ रहा है 100। और इसमें क्या देखें, इस केस में देखें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा एरिया तो 5 इंटू 5 है, तो फ्लक्स इन जो कि बोला है DEF, जो भी बोला है ये DE है, ये F है, तो DEFA में क्या होगा B। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके लिए, देखो इस सरफेस के लिए I वाला परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि YZ में है, तो YZ के जो एरिया वेक्टर होगा वो x एक्सिस में उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर, तो उसके साथ ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि 3 है, इंटू इसका एरिया हो जो कि 25 और cos 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 75। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 175। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 175। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है 175 हो जाएगा। खाली हमको इतना देखना था कि B डॉट ए होता है ना, तो A जो होता है एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड K थी इस सरफेस के पैरेलल, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल थी, और इसके लिए ये वाली एरिया वेक्टर के पैरेलल थी। बाकी इसके लिए जो है ये वाला जो है एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट I फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन्स द सर्कुलर कॉइल एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मान लो एक प्लेन है जिसके अंदर ये सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल को छोड़ के बाहर का जो एरिया है ना, उसका जो फ्लक्स है वो phi I है। ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल इज phi नॉट। इसके अंदर जो फ्लक्स है वो phi नॉट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि ये दोनों इक्वल होंगे कि अपोजिट होंगे, क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता कब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब बनता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। तो यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, मान लो इस तरह है, करंट I फ्लो कर रहा होगा। तो मान लो कोई भी डायरेक्शन मैं इस तरह मान लेता हूँ, तो इस तरह करंट फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से बनेगा बाहर की तरफ, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ बनेगा। मतलब जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है,
जैसे आपको इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस किया जाए, इस तरह से कॉइल बना आपको समझ पड़ेगा। तब देखो इस तरह से कॉइल बनाता हूँ मैं, तब आपको समझ पड़ेगा। मान लो मेरे पास इस तरह से कॉइल है, ठीक है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, सरफेस पे इस तरह से होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है, आपको पता ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, आपको पता होगा ये बात। तो ध्यान से क्या देखोगे, हम देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन बाहर होगा। मेरी बात सुनो, हम इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते कि भाई कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। इसके अंदर फ्लक्स है फाई नॉट, बाहर है फ्लक्स फाई इनिशियल, मतलब बाहर है फ्लक्स फाई आई। दोनों कौन सा बड़ा है हम नहीं बता सकते भाई, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ ये है तो बाहर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतना तो हम क्लियर है ना। देखो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मान लो इसके अंदर फ्लक्स फाई नॉट है, तो बाहर उसका डेफिनेटली नेगेटिव वाला होगा, इतना हमको पता है। क्योंकि फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो बाहर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, अंदर फ्लक्स इस तरफ है तो फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन बनेगा। तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो फाई इनिशियल होगा वो नेगेटिव ऑफ फाई नॉट होगा, इतना ही कह सकते हैं। और ज़्यादा कुछ हम नहीं बता सकते, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये सब हम नहीं बता सकते। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी और सी ऑप्शन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं भाई, क्या है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, ठीक है। लेकिन हमको इतना ज़रूर पता है कि जो भी डायरेक्शन में करंट होगा, जो भी डायरेक्शन में करंट होगा उसके वजह से, देखो जो भी डायरेक्शन में करंट होगा उसके वजह से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इतना हमको पता है। क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। हमको इतना सोचना था इसके अंदर कि क्या हम बता सकते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। अभी हम धीरे धीरे जे एडवांस के क्वेश्चन पर आएंगे। चैलेंजर क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन, चैलेंजर क्वेश्चन जिसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे हम, तो मजा आएगा वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर एक सरफेस दिया है, अ टाइम इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज 100,000 गॉस, और क्या बोला है कि बाद में जो है वो 500 गॉस हो जाता है 5 सेकंड के अंदर। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ d∅/dt। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो माइनस ऑफ बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो dB/dt इंटू ए, और कॉस 0 हो जाएगा 1, तो d/dt इंटू ए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो 1000 से 500 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया 500 का, पहले 1000 था बाद में हो गया 500। तो अगर dB लिखूँ तो 1000 माइनस 500 हो जाएगा 500। तो मैग्नेटिक फील्ड में 500 का चेंज आया, और टाइम कितना लगा उसके अंदर, उसको 5 सेकंड में। अब इसका कॉइल का एरिया, तो कॉइल का एरिया कितना भाई हमको ढूंढना है। तो कॉइल का एरिया कैसे ढूंढेंगे, देखो इस तरह से कुछ फिगर दिया है, तो एरिया ऑफ कॉइल कैसे मिलेगा हमको, कि हम रेक्टेंगल के एरिया में से ये दो ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दें, क्योंकि लूप तो इतना ही है ना अंदर का। तो रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल का दो एरिया माइनस कर दो, हमारा एरिया ऑफ कॉइल मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसका ये साइड दिया है हमको 16 सेंटीमीटर, और ये हमको दिया है 4, और ये हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। तो 16 4 64 रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 2 बार ट्रायंगल का है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हो जाएगा हाफ, इंटू बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 2। तो यहाँ से 4 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, ठीक है। और सब हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा बन गया एरिया। ओके, अब क्वेश्चन में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है, तो एरिया हमको मिल गया ये कॉइल का, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। तो 500 गॉस दिया है, ठीक है, 500 गॉस, तो 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला।
वैसे भी ऑप्शन से देखना चाहोगे ना तो एरिया हो जाएगा 56, तो हमारा डायरेक्टली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डेफिनेटली 56 वाला ही आएगा। भले मतलब देखो अभी मैंने वो माइनस प्लस का नहीं चेक किया, मतलब कि 10 कितना आएगा हमको नहीं पता, लेकिन देखो 500/5 करेंगे 100 आ गया, तो आंसर डेफिनेटली 56 वाला ही आने वाला है। तो यहाँ पर 56 का एक ही ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चाहो तो ये 10 पावर वाला निकाल सकते हो, कितना पावर आएगा। 1 cos = 10⁻⁴ टेस्ला। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो अपना आंसर आप निकाल तो सकते हो, लेकिन हमको काम ही नहीं है ना भाई, ऑप्शन में एक ही 56 वाला है, तुम्हारा ऑप्शन वही हो जाएगा। एग्जाम में हमको टाइम बचाना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन है। एरिया हमने फाइंड कर लिया, कॉइल का एरिया कितना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। अब जो है हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा चैलेंजर क्वेश्चन आने वाला है। उसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अ कंडक्टिंग यूट्यूब कॉइल, देखो बहुत अच्छा है, इस तरह से यूट्यूब बनाया गया है उसके अंदर, मतलब देखो इस तरह से बनाया गया है कॉइल को कुछ। ये कॉइल जो है इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये कॉइल जो है इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और क्या बोला है कि L इज़ द विड्थ ऑफ द ईच ट्यूब, मतलब इसका जो विड्थ है L, उसका विड्थ L है, तो विल बी, मतलब क्या बोला है इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ट्यूब का। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF 0 आता है, क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो नेट इक्विवेलेंट EMF हो जाता है वो 0 हो जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में बन के। लेकिन इस केस में बहुत अच्छा फिगर उन्होंने बनाया है, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो हम V क्रॉस B करके हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट निकालते हैं। हम V क्रॉस B करके हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट निकालते हैं, तो फिगर के अंदर उतना ही चेंज है। विड्थ हमको L पता ही है, तो यहाँ पे V क्रॉस B करूँगा तो इंड्यूस्ड EMF का पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा, मतलब हमारा ऊपर वाला टर्म जो है हाई पोटेंशियल पर है। और इस पॉइंट में देखो, अगर मैं V क्रॉस B करूँ ना तो हाई पोटेंशियल नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं V क्रॉस B करता हूँ तो हाई पोटेंशियल वाला टर्म नीचे आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जो हाई पोटेंशियल वाला टर्म है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस फिगर को अगर एनालाइज करोगे ना ध्यान से, तो मतलब इसका इंड्यूस्ड EMF E होगा, तो इसका भी E होगा। या तो इसको आप खोल के देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्लस E होगा तो माइनस E। देखो नेगेटिव पॉजिटिव सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये E होगा तो ये भी E होगा, और E इक्विवेलेंट हमारा जो आ जाता है वो 2 टाइम्स ऑफ E आ जाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, इसका E है तो इसका भी E होगा, तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ E आ जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ E क्या हो जाता है BVL, क्योंकि इसका लेंथ L दिया है, इफेक्टिव लेंथ L है, तो 2 टाइम्स ऑफ BVL हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्योंकि हर बार क्या होता था कि यहाँ पर दोनों सेम आ जाते थे, वो 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 कॉइल इस तरह से बनाया कि दोनों का इंड्यूस्ड EMF ऐड हो गया। बहुत मस्त क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। तो E इक्विवेलेंट इसका आ गया 2E, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BVL, क्योंकि यहाँ पे इसको खोल के देखो आप, माइनस प्लस इस तरह से बनेगा। ओके, तो दोनों का ऐड होगा। अगर इस तरह से होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, और ज़्यादातर केस में इसी तरह से हो जाता है। लेकिन इस केस में इन्होंने इस तरह से फिगर बनाया है कि ये अलग मूव कर रहा है, ये अलग मूव कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया 2 BVL। ठीक है, अब इसको रफ करके करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि चैलेंजर क्वेश्चन है JEE एडवांस 2000 JEE एडवांस। देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि JEE एडवांस 2019 में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, और बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप जाइएगा मत। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो दिया क्या गया है हमको, क्वेश्चन दिया है कि अ कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप। ठीक है, मतलब हमको जो वायर दिया है ना यहाँ पे, देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। एक कंडक्टिंग वायर जो कि पैराबोलिक शेप में है। किसके शेप में है? पैराबोलिक शेप में।
और यहाँ पर हमको दिया गया है कि इसकी जो वैल्यू है एक्स एक्सिस में √2l है, रूट एल है, और इसमें जो वैल्यू है इसकी ये जो है l है, ठीक है। और v हमको वेलोसिटी दिया है v0 i, वेलोसिटी हमको दिया है v0 i, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है हमको किसमें k में, मैग्नेटिक फील्ड हमको वैल्यू दी है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि वैल्यू है b0 1 + y/l रेज टू बीटा, l रेज टू बीटा, और k मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, देखो x y है तो बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, और उसकी वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर इंटीग्रेशन हमको करना ही पड़ेगा। और जे एडवांस का है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि डेल्टा फाई, देखो सारे ऑप्शन में डेल्टा फाई की बात की है, तो हम डेल्टा फाई इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना हमारा मोशनल ईएमएफ का है, ये वायर हमको देखो इस तरह से y = x² हमको दिया है ना इक्वेशन, y = x², पैराबोलिक शेप में वायर है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी हमको v0 i दी गई है, वेलोसिटी हमको v = v0 i हमको दी गई है। तो इस वायर, ये जो वायर है ना जो कि y = x² है, इस वायर को हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, आपको पता है ना हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, हम जो है जैसे मान लो इस तरह सिस्टम होता है तो हम ये वाला इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, तो उसी तरह से इस वायर का हम इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं y एक्सिस में प्रोजेक्ट करके, इस तरह से ये एक वायर ले जो कि इफेक्टिव लेंथ ये वायर का ये, तो ये वायर का इस पॉइंट पर लेंथ कितना होगा, देखो y = x² है, y = x² है, तो x = √l डालूंगा तो y = देखो x = √l डालता हूँ तो y = आ जाएगा l, ठीक है। मतलब ये वायर को हम इफेक्टिव लेंथ l मान सकते हैं जो कि y एक्सिस में प्रोजेक्टेड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखो y एक्सिस के बराबर चेंज कर रही है, तो इसलिए हमने इसको y एक्सिस में प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि जो है पार्टिकल जो है इस तरफ v वेलोसिटी मूव कर रहा है जो कि i में डायरेक्शन में है। तो इसका जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट है ना, देखो v0 i है, तो जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट लेंगे वो तो मैग्नेटिक फील्ड वो तो वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा ना, और उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, उसका चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ सब 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इस एक्स एक्सिस वाला लेंथ वाला पार्टिकल होगा ना वो वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा, और E = BVL करके वो 0 हो जाएगा। ओके, ये बात आप समझ गए। तो वेलोसिटी के पैरेलल वाला तो वो 0 हो जाएगा, बचा रह गया ये वाला, तो y एक्सिस वाला बचा रह गया, तो उसका हमने देखो इस वायर का प्रोजेक्शन लिया जो कि हो जाएगा L, ठीक है। तो L हमने ले लिया इन द y एक्सिस, इतनी बात समझे कि नहीं, x वाला 0 हो जाएगा, y में हमने प्रोजेक्शन ले लिया तो y = L आ गया। ओके, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लिया, अब बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है y के साथ, तो हमको एलिमेंट मान के इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से y डिस्टेंस दूर, यहाँ से y डिस्टेंस दूर एक dy एलिमेंट मान लेते हैं, छोटा सा dy एलिमेंट माना, तो उस dy एलिमेंट का लेंथ से हम जो है फ्लक्स ढूंढेंगे और उसको टोटल इंटीग्रेट करके हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके L तक उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे। हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, तो इसमें हम इस सेक्शन में देखेंगे किस तरह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमको चेंज इन फ्लक्स ढूंढना है, तो फ्लक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, मतलब हमको चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ईएमएफ ढूंढना है हमको। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL, एक्चुअली फॉर्मूला होता है BVL। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है v0 i, तो वेलोसिटी है v0 i, ठीक है, वेलोसिटी है v0, और मैग्नेटिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया है, उस k में है, और मैंने उसकी वैल्यू है b0, तो उसकी वैल्यू है b0 1 + y/l रेज टू बीटा, इस तरह से दिया है। और यहाँ पे L जो कि हम जो है L हमने क्या लिया है, हम यहाँ पर सिर्फ dy एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने dy ले लिया है। ओके,
इस तरह से। अब इसको हम फाइंड करेंगे, इसको ये हम सिर्फ छोटे एलिमेंट के लिए लिए हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे और हम चेंज इन फ्लक्स जो कि डेल्टा फाई है उसको हम ढूंढेंगे, ठीक है। डेल्टा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ढूंढते हैं। यहाँ पर डेल्टा फाई को ईएमएफ दिया है, ओके, फ्लक्स नहीं है, डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम 0 से लेके एल तक। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम 0 टू एल। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एल है, वायर ये 0 है, ये एल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके एल तक। तो जो कांस्टेंट है V0 उसको बाहर निकाल लिया हमने। अब अंदर देखो क्या होगा, ये dy अंदर एंटर करेगा तो देखो हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा dy प्लस यहाँ पे हो जाएगा y बाई एल रेस टू बीटा इंटू डी वाई। इस तरह से बन जाएगा ना। आगे रफ करके मैं सिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अब जो है इसको रफ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। इस फर्दर इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस फिगर को मैं रफ कर दूँ, इतना समझे आप। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख के मैं सॉल्व करता हूँ। देखो डेल्टा फाई क्या आया मेरा, डेल्टा फाई आया V0 B0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, और आया है dy प्लस y बाई एल रेस टू बीटा dy, ओके, ब्रैकेट में है इस तरह से। अब जो है अच्छा 1 प्लस, हाँ 1 इंटू डी वाई हो गया dy। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करके तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो देखो dy का डिफ्रेंशिएशन हो जाए, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो इसको लिख सकता हूँ B0 V0, ये तो हो जाएगा अंदर y प्लस अंदर नीचे l तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एल रेस टू बीटा, मैं कांस्टेंट निकाल दे रहा हूँ बाहर, और y रेस टू बीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा y रेस टू बीटा प्लस 1 अपॉन हो जाएगा बीटा प्लस 1। समझ पड़ रहा है? y रेस टू बीटा का इंटीग्रेशन y रेस टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 और इंटू डी वाई, वो हो गया। और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से l। तो अब लिमिट्स पुट कर देते हैं हम, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके l तक। तो जा रहा B0 देखो ध्यान से, पहले 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा सब, l पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा l प्लस एल रेस टू बीटा प्लस 1 अपॉन नीचे है एल रेस टू बीटा इंटू बीटा प्लस 1 है। क्लियर? इस तरह से बन रहा है। तो ऊपर एल रेस टू बीटा प्लस 1 है, नीचे एल रेस टू बीटा है, तो एल रेस टू बीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक एल बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? एक एल। तो एल भी अगर कांस्टेंट निकाल लूँ, एल बाहर निकाल लूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। समझ पड़ा? देखो एल रेस टू बीटा कैंसिल, ऊपर एक एल बचेगा, तो एल मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है डेल्टा फाई का, जो कि है V0 B0 L, और हो रहा है बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1। हमारा ये आ रहा है आंसर डेल्टा फाई का। अब हम ऑप्शन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस। हाँ सही है, डेल्टा फाई जो है एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है, जो कि हमने प्रोजेक्ट किया है अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन डेल्टा फाई रिमेन्स, देखो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस लेंथ के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना हमारा डेल्टा फाई, वही तो बोला है। फिर डेल्टा फाई रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू एक्स इनिशियली ऑफ लेंथ 2l रूट 2l। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज वो सेम आएगा अगर हम इसको y इक्वल टू एक्स, मतलब इस तरह से कुछ फिगर से रिप्लेस कर दे इसको, और इसका लेंथ जो है रूट 2l है। रूट 2l मतलब यहाँ पे l और यहाँ पे l, तभी ये रूट 2l आता है ना, ये l हो जाए ये l हो जाए तो ये आ जाता है रूट 2l। मतलब ध्यान से देखोगे तो इसका ये जो लेंथ आ रहा है ना y एक्सिस के अलॉन्ग, ये l ही आ रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ आ रहा है l। तो इसका भी अगर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लूँगा, मेरी बात सुनो, इसका भी अगर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लूँ तो वो भी तो l के इक्वल आएगा भाई, क्योंकि इसका भी देखो इफेक्टिव लेंथ कितना आ रहा है। अगर मैं प्रोजेक्शन इस तरफ ले रहा हूँ, इफेक्टिव लेंथ कितना आएगा इसका l,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लो, एल में तो देखो 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन लोगे इफेक्टिव लेंथ इसका भी एल आएगा, मतलब इसका भी जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा, मतलब जो ईएमएफ है वो सेम होगा। हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब बचे रह गया हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डेल्टा फाई इक्वल टू हाफ वी नॉट बी नॉट एल फॉर बीटा इक्वल टू 0। बीटा इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो बीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो गया तो आ रहा है 2 बी नॉट एल, ये 0 हो जाएगा, 2 बी नॉट एल आ रहा है। यहाँ पे दिया है बी नॉट एल बाई 2, मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, अब डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बीटा इक्वल टू 2 पे 4/3 वी नॉट एल आ रहा है, तो बीटा इक्वल टू 2 डालो, 2 + 2 4 और नीचे आ जाएगा 3। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, डेल्टा फाई इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ वी नॉट एल फॉर बीटा इक्वल टू 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ए, बी और डी है इसके अंदर। ए भी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है, सी ऑप्शन इसके अंदर गलत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इमोशनल ईएमएफ का अच्छा क्वेश्चन था, जे एडवांस 2019 में आया था। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दी गई थी, इसलिए हमने उसको प्रोजेक्शन लेके उसको इंटीग्रेट किया। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा और लेक्चर में आपको मजा आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो और इसके बेस पे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग पढ़ाई करते रहो।